हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? क्या हाल चाल, बढ़िया कि नहीं? एक बार सब लोग कमेंट करके बताओ क्या हाल चाल। ठीक है। और तुम लोग की पढ़ाई कैसे चल रही है भैया? अच्छे से पढ़ रहे हो कि नहीं, कि अभी भी टाइम पास हो रहा है? ठीक है। चलो, जैसा रहेगा बताना कमेंट में, कमेंट करके। ठीक है। और उम्मीद करेंगे यार तुम लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, अच्छे से पढ़ रहे होगे, रिवीजन कर रहे होगे। ठीक है। जो पढ़े होगे रिवाइज कर रहे होगे, और जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो हम सीरीज लेकर आ रहे हैं, ठीक है, कर रहे हैं, इन सब का तुम लोग एक प्रॉपर नोट्स बना रहे होगे ना? नहीं बना रहे हो तो भैया बना लेना। तुम दोस्तों को पहले बोले थे कि जो जो ये सब क्वेश्चन हम करवा रहे हैं ना, इन सब सारे क्वेश्चन का, ठीक है, तुम्हें एक जगह पूरा नोट्स बनाना है। ठीक है। पूरा प्रॉपर एक जगह नोट्स बनाना है। ठीक है। और एक दिन, दो दिन, तीन दिन बाद जब भी तुम्हारा मन करे, इन सब सारे क्वेश्चन को केवल देखना है। ठीक है। देख के बस प्रैक्टिस करना है, हल्का सा देखना है कि हाँ ये सर जी बताएं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ऐसे करना है। ठीक है। चलो, तो देखो, आज क्लास में हम सब दिखेंगे सर सबसे 7 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि सिंपल है, इजी है, और हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है ना। तो चीज़ों को पढ़ना और समझना और नोट भी करना, और इसका जो कॉन्सेप्ट है उसे भी समझ लेना अच्छे से, कि क्या कॉन्सेप्ट है और कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। क्लियर है? रेडी हो? ठीक है। अगर रेडी हो तो एक काम करो, पहले एक कॉपी और एक पेन निकाल के रखो। ठीक है। क्योंकि वीडियो बस देखना नहीं है ना। ठीक है। वीडियो देखना नहीं, कोई गाना नहीं चल रहा, कोई रील्स नहीं है, कोई शॉर्ट नहीं कि बस तुम देखोगे, दांत चियारोगे, समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं करना है। देखना है और साथ साथ में लिखना भी है। ठीक है। चलो, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट मतलब फर्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, पहला क्वेश्चन बोला है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहां, ठीक है, ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है, तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो, फिगर बनाओ एक। ठीक है। सबसे पहले हम बनाते हैं एक फिगर। देखो, अगर सबसे पहले हम एक फिगर बनाते, तुम लोग को साफ साफ दिखाया पहले। देखो, सोचो एक फिगर बना दिए ऐसे, एक वृत्त बन गया ये। ठीक है। ये हमारा वृत्त हो गया। ठीक है। अब बोला है कि इस वृत्त में, ठीक है, हमको देखो क्या क्या दिया। देखो, तुम लोग को बहुत सिंपल बता रहे हैं एकदम, और तुम्हें बेसिक फॉर्मूला बहुत अच्छे से आना चाहिए। देखो, जिसका केंद्र लिखा है, देखो केंद्र लिखा है कितना, सोचो, केंद्र लिखा है 2, -3। कितना लिखा है? जिसका केंद्र है 2, -3, और बोला है कि एक बी बिंदु है जिसका 1, 4 है, मान लो बी है। ठीक है। देखो, ये हमको क्या लिया है भैया, ए, ये व्यास दिया है ना। व्यास मतलब क्या भैया? जो वृत्त के केंद्र से होकर जाए, एक व्यास खींचेंगे। ठीक है। एक हम क्या किए, देखो, एक हम लिए व्यास। ठीक है। अब जो ये व्यास है, ये वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा, जाहिर सी बात है। अब बिंदु बी मान लो यहाँ पर है। ठीक है। मान लो बिंदु बी हम यहाँ मान लिए, बिंदु बी यहाँ पर है, और बिंदु बी का मान दे दिया है 1, 4। ठीक है। इतना चीज हमको दिया है, और बिंदु ए का मान हमसे पूछ रहा है। ठीक है। अब बिंदु ए का मान जो हमसे पूछ रहा है, यहाँ पर बिंदु ए हो गया, ध्यान देना, बिंदु ए यहाँ पे हो गया। अब बिंदु ए का मान क्या है भैया, ये हमको नहीं पता। बिंदु ए का मान क्या नहीं पता, ऐसे कुछ फिगर बनेगा। हम तो को बस पढ़े फिगर बनाए, कुछ एक्स्ट्रा नहीं किए। हमको देखो दिया था एक वृत्त है, वृत्त बनाए, उसका व्यास ए बी खींच लिए। ठीक है। कैसे भी खींच सकते हो, ए खींच लिए, उसका केंद्र लिख दिए, बी का मान लिख दिए, ए का मान हमसे पूछ रहा है। अब ए का मान क्या होगा? ठीक है। तो ध्यान दो कि हमको पता है कि अगर सर ये वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है, तो ये आर होगी, ध्यान देना, ये भी आर होगा और ये भी आर होगा, दोनों बराबर होगा। तो कहने का मतलब जो ये बीच में जो बिंदु ओ होगा, सोचो, जो वृत्त का जो केंद्र ओ होगा, ये क्या होगा? ए बी का मध्य बिंदु होगा। ए बी का मध्य बिंदु होगा ना, तो हम मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अब सोचो अगर ऐसा कभी होता है, ठीक है, कि अगर सर कोई रेखा दी होती, याद है, देखो, अगर डेरिवेशन तुम्हें याद है, डेरिवेशन, अगर डेरिवेशन अगर अच्छे से किए होगे तो ये बहुत अच्छे से आएगा, कि हमको पता है अगर सर बिंदु, एक बिंदु अगर यहाँ पे x1, y1 होता है, बिंदु P बीच में होता है। ठीक है। एक बिंदु P होता है बीच में, एकदम बीचों बीच में होता है P। ठीक है। और एक बिंदु यहाँ पे होता है B, जिसका मान होता है भैया x2, y2। ये होता है। बताओ, ये बात क्लियर की नहीं? यहाँ तक क्लियर है अच्छे से? ठीक है। ये होता है। तो अगर अगर हम ये कहें कि जो बिंदु P होता है, जो बिंदु P होता है, जो बीच में होता है ना, बीच में जो एक्स वाई होता है, ठीक है, एक्स वाई मतलब देखो, जो बीच वाला होता है उसे बोलते हैं एक्स वाई। ठीक है। सोचो ऐसे ना, हम ध्यान सुनना, ये होता है किनारे वाला x1, y1, ये x2, y2,
जो बीच में होता है एक्स वाई, अगर हमें इस बिंदु का मान निकालना है तो इस बिंदु का निर्देशांक का फार्मूला होता है, क्योंकि ये मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु का फार्मूला होता है सीधे सीधे, क्या होता है कि x1 x2 बटे 2, ठीक है, और क्या होता है y1 प्लस y2 बटे 2। ये सिंपल सा फार्मूला होता है, याद है कि नहीं? मध्य बिंदु का फार्मूला होता है x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सेम उसी तरह सोचो, ये सर हमको पता है यहाँ पे x1 y1 ये हो जाएगा, ठीक है, ये बीच में है तो ये x y हो जाएगा, और इधर है तो ये x1 y1 हो जाएगा। सोचो ऐसे, सोचो इमेजिन करो ना, x1 y1 उधर वाला x2 y2, इसको x2 y2 लिख देता है ना, इसको x2 लिख देता है, कोई दिक्कत है नहीं ऐसे भी, पर फिर भी लिख दें, ठीक है। ये हमारा सर जी ये x2 y2 हो जाएगा और बीच में x हो जाएगा ना, और हमें बिंदु ए का मान चाहिए। चलो ठीक है, निकालते हैं। अब देखना सुनना, अब हमें बिंदु ए का मान नहीं पता है, बिंदु ए का मान पता नहीं, बिंदु ए का मान निकालना तो क्या मानेंगे भैया, बिंदु ए का निर्देशांक कुछ तो मानेंगे ना, जो बिंदु ए होगा उसका निर्देशांक कुछ तो मानेंगे। तो मान लो बिंदु ए का निर्देशांक x और y है, क्योंकि अगर मानेंगे तो उसे हम वेरिएबल का टर्म मानेंगे। अब मत सोचना सर जी यहाँ पे तो यहाँ पे x वाई लिखे हैं, यहाँ पे फिर लिख दे रहे हैं, भैया ये तो हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर कि जब फॉर्मूला होता है ऐसे होता है x1 y1 x2 y2, ये x y होता है, जो बीच में होता है वो x y का मान होता है, ठीक है। तो अब क्योंकि देखो इन तीनों बिंदु में से जो बिंदु गैप किया होगा उस बिंदु को हम मान लेंगे कि माना उस बिंदु का निर्देशांक x, y है, ठीक है। तो मानेंगे, देखो ऐसे लिखेंगे, माना, देखो लिखेंगे माना बिंदु ए का निर्देशांक x, y है, ठीक है, ठीक है। अब देखो लिखोगे चूंकि, देखो लिखोगे चूंकि ए बी वृत्त का व्यास है, क्या लिखेंगे, चूंकि ए बी वृत्त का व्यास है, ठीक है, इसलिए ओ ए बी का मध्य बिंदु होगा। सही बात है ना? इतना लिखोगे, उसका लिखोगे अतः, को लिखोगे अतः बिंदु, ध्यान सुनना, अतः बिंदु ओ का निर्देशांक, ध्यान सुनना, ओ का निर्देशांक ओ x, y बराबर, ध्यान देना एकदम अच्छे से ध्यान देना, x1 प्लस x2 बटे में 2, कॉमा y1 प्लस y2 बटे, ठीक है। बताओ इतना लिखेंगे ना, जो बिंदु O होगा बीच में x, y बराबर क्या होगा, x1 प्लस x2 बाई 2, कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2, ठीक है, इतना लिख देंगे ना। अब बस तुम सबका मान रखो, देखो O बीच में x y था ना, तो इस x का और y का मान क्या है, ध्यान सुनना, देखो जो फिगर बनाने बस उस फिगर में देखो और बस फिगर से मान रखो। इसलिए बताया था ना कि जो तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए कि यार जो किनारे होता है वो x1 y1 होता है, जो इधर होता है वो x2 y2 होता है, जो बीच में होता है वो x y होता है, ठीक है। ऐसे तुम्हें फॉर्मूला लिख कर उसमें मान रखने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। देखो अब क्या सोचोगे, देखो ये x का मान, देखो x का मान कितना है, 2 है, और y का मान कितना है, -3 है। x का मान 2, y का मान -3, तो बस ये रखो, ठीक है। क्या रखोगे, x का मान 2 और फिर y का मान -3, बस इतना बहुत आराम से करो, ठीक है। अब देखो x1 प्लस x2 बाई 2 है। अब देखो x1 मतलब क्या, जो इधर होगा, इधर देखो x1 का मान कितना है, सोचो x1 का मान सर जी x होगा और y1 का मान कितना होगा, y होगा। बस सोचो ऐसे कंपेयर करके रखना है कि सर इधर जो बिंदु होगा ये x1 y1, तो x रखोगे, ठीक है, ये हो जाएगा x1 की जगह पे x हो जाएगा, प्लस वो हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1 बटा में 2, ठीक है, फिर कॉमा y1 का मान y हो जाएगा प्लस में 4 बटे में 2, बस। देखो सबका मान रखे, ठीक है। पहले बोले कि भैया ए बी
का निशांक माने हैं, फिर ए बी वृत्त का व्यास है, तो ओ क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होगा, x1 + x2 लिख दिया फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद वो सबका मान रखे, बीच वाले का मान ये था, किनारे वाले का ये रखे, बस काम खत्म। अब बस कंपेयर कर लो, ठीक है। कंपेयर करो, क्या बोलोगे, देखो पहला वाला पहले से कंपेयर करो, ठीक है। पहला वाला को पहले से कंपेयर करो, लिखो 2 बराबर, देखो यहाँ पे लिखो 2 बराबर x + 1 बट्टे में 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 बराबर x + 1, ठीक, इधर घटा दो तो कितना हो जाएगा, 3 बराबर x। कहने का मतलब क्या जाएगा, x बराबर 3 आ जाएगा, ठीक है। x का मान कितना आ जाएगा, 3। अब देखो इधर y + 4 है, इधर देखो क्या लिखेंगे, -3 बराबर y + 4 बटे में 4 लिखेंगे, y + 4 बटे में 2, ठीक है। ये भी ठीक है, हो जाएगा। अब बस इसको सॉल्व करो, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसके ऐसे मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, -6 बराबर y + 4, इधर करो तो -6 - 4 y, -10 बराबर y, तो y = कितना आ जाएगा, -10, ये लिख देंगे। लो आ गया, y कन भी आ गया, तो x = आ गया 3 और y = कितना आ गया, -10 आ गया। फिर लिख दोगे अतः, लास्ट में लिख दो अतः, लास्ट में लिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे अतः बिंदु ए का निर्देशांक कितना हो जाएगा, 3, -10 है। बस ये कर लेंगे, एक बार फिर से देख लो, ठीक है। सबसे पहले तो स्टेप फिगर बनाना, ठीक है। फिगर बनाओगे, फिगर बनाने के बाद क्या सोचोगे कि हम जो फॉर्मूला पढ़े हैं, ठीक है, जो फॉर्मूला पढ़े हैं, जो डेरिवेशन किए हैं, उस डेरिवेशन में क्या था कि x1 y1 इधर होता है, x2 y2 इधर होता है, बीच में x y होता है, जिसका जो फॉर्मूला होता है इस टाइप का बनता है कि p मतलब क्या, जो मूल बिंदु होता है, मतलब मध्य बिंदु जो बीच में रहेगा, तो x y का जो मान होता है x1 + x2 y2 होता है और y1 + y2 y2 होता है, ठीक है। तो बस उसको भी सेम उसी तरह देखो कि चलो ये x1 y1 हो गया, यहाँ पे x2 y2, यहाँ पे xy, बस जिसका जिसका मान दिया लिख देंगे। और ये नहीं पता था तो जिसको नहीं पता होता उसको xy मानते हैं। उसके बाद सिंपल सा मध्य बिंदु का लिखेंगे फॉर्मूला, मध्य बिंदु का जो फॉर्मूला होता है उसे लिखे और उसमें सबका मान लिखे, फिगर से कंपेयर करके सबका मान रखें और कंपेयर करके पहला वाला पहले के इक्वल और दूसरा वाला दूसरे के इक्वल करके सॉल्व किए, हमें x y का मिल गया और बिंदु ए पता चल गया, ठीक है। चलो आते नेक्स्ट सवाल पे, चलो बताओ ये क्वेश्चन बताओ। ये क्वेश्चन है बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, बस हमारा जो बेसिक फॉर्मूला होना चाहिए, देखो क्या लिखा है, बोला चित्र DE पैरेलल टू कितना लिखा है, BC। अब देखो त्रिभुज का जो प्रॉपर्टी है वो आना चाहिए प्रमेय वाला ना, कि अगर कोई त्रिभुज होता है, अगर उसके बीच में कोई अगर ऐसी रेखा खींचे जो उसके आधार के समांतर हो, ठीक है। अगर जो DE है, ठीक है, अगर DE BC के समांतर होगी तो इसका क्या प्रॉपर्टी होता है पता है, बताएं। देखो अगर बोला है कि DE, देखो ये लिखा है ना, ध्यान देखना, देखो यहाँ पे जो ये DE रेखा गई है ना, जो ये DE रेखा है वो क्या है, BC का समांतर है, ठीक है। अगर ये DE रेखा BC का समांतर है तो हम कहेंगे कि A से D और D से B का जो रेशियो होगा वो A से E और E से C के रेशियो के इक्वल होगा। प्रॉपर्टी पता है ना, बस वही प्रॉपर्टी लगा दो भैया। चलो लगाओ फटाक से, आओ देखो लिखेंगे, देखो यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, लिखेंगे ऐसे, बोलेंगे चूंकि क्या लिखेंगे, दिया है, जो भी मन लिख सकते हो, लिख सकते हो, जो भी मन करते भैया लिख दो, लिख लो चूंकि दिया है, ठीक है, दिया है, क्या दिया है, DE पैरेलल टू BC भैया, लो DE पैरेलल टू BC, बस ठीक है। इसलिए क्या बोलेंगे कि A से D, देखो लिखेंगे A से D और D से B, ठीक है, इक्वल टू होगा, देखो A से D, D से B इक्वल टू होगा A से E और E से C। चलो बस अब इसी को सिंप्लीफाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और देखना है कि x इक्वल टू क्या आंसर आ रहा है, बताओ फटाक से करो। देखो AD का मान कितना दिया x, यहाँ पे देखो हो जाएगा x, चलो सॉल्व करो, x -2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या दिया है x + 2 x - 1, ठीक है। चलो
x+2 अपॉन में x-1। इसी को सॉल्व करना है और बताना है कि आंसर कितना आएगा। फटाक से बोलो बोलो भाई लोग, कितना आंसर आएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई तो करने आना चाहिए ना। ठीक है, देखो इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा, x² माइनस में x हो जाएगा इक्वल टू। अच्छा देखो, अगर हम इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो अगर हम लोग इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो कैसे होगा, अगर तुम इसका उससे मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ इस तरह दिख रहा है कि सर जी x-2 और ये x+2 दिखेगा। तो ये तो फॉर्मूला हो गया ना कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये आएगा x का स्क्वायर माइनस में 4 आंसर आएगा। ठीक है, पूरा सॉल्व नहीं करना है, इतना समझ सकते हो ना। एक ब्रैकेट में माइनस बी, एक ब्रैकेट में a+b, एक ब्रैकेट में माइनस बी, बस काम खत्म। और क्या, तो ये हो जाएगा x² हो जाएगा और हो जाएगा माइनस में 4। अब कुछ दिख रहा है सिमिलर सिमिलर, अगर कुछ दिख रहा है सिमिलर सिमिलर तो काटो भैया। और क्या, देखो x² से x² कट जाएगा, क्या बचेगा, बचेगा माइनस एक्स इक्वल टू बचेगा -4, फिर माइनस से माइनस भी कट जाएगा, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। और यही हमारा क्या है आंसर, क्या है आंसर, बताओ ठीक है, बताओ ठीक है कि नहीं, सही है। x इक्वल टू 4 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा बस। चलो ये बताओ, बताओ बोला है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। चलिए बताओ। देखो बोला है भैया एक वृत्त है, आ जाओ भैया तो बनाते हैं। बोला है देखो एक वृत्त है, ठीक है, सोचो जैसे इसकी त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर, जस्ट इमेजिन कर लो थोड़ा सा। एक त्रिज्या है भैया, एक वृत्त है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, सोचो एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। अगर इन दोनों का एरिया निकाल के, ठीक है, हम प्लस कर दे, ठीक है, तो एक ऐसा वृत्त बनेगा कुछ बड़ा सा। ठीक है, कुछ बड़ा सा बनेगा ना यार, ये बनेगा जो कि इस बड़े वाले वृत्त के एरिया के बराबर होगा। इसकी त्रिज्या कितनी होगी, r होगी, ठीक है, इसके बराबर होगा, होगा ना। अगर हम इन दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल निकाले, इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल, देखो बोला है कि दो वृत्त है जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है। अगर उन दोनों का क्षेत्रफल हम जब जोड़ दे तो एक बड़े वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर आता है। तो बड़े जो वृत्त होगा उसका त्रिज्या कितना होगा ये बता दो भाई ना। तो क्या करेंगे, देखो बोलेंगे कि जो पहला जो वृत्त है, ठीक है, इन दो वृत्तों का क्षेत्रफल बराबर इसका क्षेत्रफल कर देंगे तो बड़े वाले का त्रिज्या आ जाएगा, कुछ ऐसा बनेगा फिगर। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल बराबर बड़े वाले क्षेत्रफल, करो आराम से, और क्या। ठीक है, चलो तो मान लो ऐसे, क्यों माना, तो लिखना पड़ेगा, ये बोलोगे माना, माना, वृत्त मत लिखो, बड़े मत लिखो, बस लिख लो वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, बड़ा क्या लिखेंगे, एक ही है ये, लिखो माना वृत्त का क्षेत्रफल, सॉरी वृत्त का त्रिज्या या वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R है। ठीक, ऐसा तो कर सकते हैं ना। बस यहां पे लिख दो प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या करेंगे, ध्यान सुनना ना। बोलेंगे देखो जो ये वृत्त था छोटा वाला जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर थी, एक वृत्त और था जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर थी, तो बोलेंगे कि इसका क्षेत्रफल, मतलब छोटे वाले का ना, देखो ऐसे पाई r1 का स्क्वायर, ऐसे लिखो ऐसे, ठीक है, पाई r1 का स्क्वायर, ठीक है, फिर पाई r2 का स्क्वायर, ठीक है, फिर पाई r का स्क्वायर, बस। ठीक है, और क्या, सही है। सबका मान रखो यहाँ पे, देखो पाई यहाँ पे क्या हो जाएगा सर जी 6 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस पाई 8 का स्क्वायर प्लस पाई r का स्क्वायर। अब इसी को बताओ, सिंप्लीफाई करो और देखो कि कैपिटल R का मान कितना आएगा। ठीक है, बस यही करना है। अब उम्मीद करेंगे तुम लोग को पाइथागोरस प्रमेय आता होगा।
अगर आता होगा तो कर लोगे, नहीं आता होगा तो बस देखोगे, और क्या। ठीक है, बोलो। देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, या पाई से, अरे हम किसको कैंसिल कर रहे हैं, पाई से पाई कटेगा ना, इक्वल टू काट दे रहे हैं जबरदस्ती। तो पाई से पाई कट जाएगा। अब देखो 36 प्लस 64, तो 36 प्लस 64 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो देखो ये आ जाएगा 100, अब तुम लोग को दिख गया होगा ना। तो 100 इक्वल टू आ जाएगा आर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 100 बराबर आर, तो आ जाएगा 10 इक्वल टू आर। तो कहने का मतलब हम बोल सकते हैं कि चलो भैया आ गया आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो बड़ा वृत्त होगा उसका त्रिज्या होगा 10 सेंटीमीटर। कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। क्लियर है, बोलो सही कि नहीं। 36, ठीक है। तो बस आराम से करना, कुछ एक्स्ट्रा नहीं था, बस बोलना है कि सर इसका एरिया प्लस इसका एरिया बराबर इसका एरिया। बस बस ये इक्वेशन को सॉल्व करने अच्छे से आना चाहिए ना, कि पाई कॉमन करेंगे, पाई कट जाएगा, स्क्वायर करेंगे इतना आएगा, फिर आर स्क्वायर तो उसको सेट करेंगे, रूट बनेगा तो आर की हो जाएगी 10। ठीक है, चलो आसान क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 4। पहले तो एक काम करो, फिगर बनाओ। ठीक है, क्योंकि देखो बिना फिगर बनाए क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते हैं ना। अगर किसी क्वेश्चन तुमको पढ़ के लग रहा है कि यार इस क्वेश्चन में फिगर है, तो उस फिगर को बनाओ। भले तुम्हें लग रहा है कि फिगर इजी है, हम समझ जा रहे हैं, ठीक है, तो तुम समझ जा रहे हो, तो ऐसा नहीं कि टीचर भी समझ जाएंगे। तो तुम्हें पूरा फिगर को बना के दिखाना है, साइड में या ऊपर नीचे कहीं पर भी उस क्वेश्चन के नीचे बना के फिगर को दिखाओगे। ठीक, चलो अब दूसरे से क्वेश्चन है, बोला है कि एक त्रिभुज है पी क्यू आर, ठीक है, बोला है जिसमें कोण क्यू समकोण है। ठीक है, ध्यान देना। ऐसे अगर हम सर एक ट्रायंगल बना लिए, लो भैया, ओहो इधर कर ले क्या, लो इधर कर लेते हैं, इधर कर लिए हम, ओहो आ जाओ भैया, कहाँ भाग रहे हो। ठीक, चलो दिख गया सबको। तो कुछ ये ऐसे हो गया, ये बन गया एक समकोण त्रिभुज, और बोला कि कोण क्यू समकोण है। लो तो मतलब जो ये एंगल 90 बनेगा ना, वो पॉइंट क्यू पर बन जाएगा, और यहाँ पे पी और यहाँ पे आर दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई, लो दे दिए। अब देखो क्या बोला, बोला पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, लो यार दे दिए। तो पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, ये हमारा हो गया पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। और क्या बोला है, देखो बोला है, देखो यहाँ पे दिया है, ये हमको दिया पी आर। ठीक है, लिखेंगे, देखो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा ना, बोलेंगे पी आर प्लस में क्यू आर, ठीक है, इक्वल टू 25। ठीक है, इसको बनाओ समीकरण नंबर 1, और क्या, कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक है ना, फिर यहाँ पे मान लो, अब सुनना, देखो अगर हमें क्या दिया है, हमें P से R और Q से, P से R है ना, देखो P से R, ये साइड देखो यहाँ पे, देखो P से R, P से R जो साइड है ये वाली भुजा, और R से Q ये वाली भुजा, ये भुजा है ना, हाँ, इन दोनों भुजाओं को जोड़ने पे कितना आएगा वो दिया है। ठीक है, लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको तो तीनों भुजाओं का अलग अलग मान चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे, मान लो कि हम इस भुजा को मानते हैं x, चलो यार हम मान लेते हैं कि इस भुजा की जो लंबाई है वो x मीटर है या x सेंटीमीटर है। ठीक है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर मान लो, कि माना, या मान लो माना, ठीक है, माना पी आर, ठीक है, पी आर इक्वल टू x सेंटीमीटर। ठीक है, माना पी आर इक्वल टू x सेंटीमीटर, तब ठीक है, अगर देखो पी आर का मान अगर हम x सेंटीमीटर लेते हैं, तो यहाँ पे देखो x रख दो, तब कितना हो जाएगा, हो जाएगा x प्लस में क्यू आर बराबर 25 हो जाएगा। और यहां से अगर हम निकाले क्यू आर का मान, ठीक है, तो क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा कितना, 25 माइनस एक्स। ठीक है, जो ना कि दो भुजाओं को जोड़ने पर अगर 25 आ रहा है, तो अगर एक भुजा का मान x होगा, तो दूसरे भुजा का मान कितना हो जाएगा, 25 माइनस एक्स हो जाएगा। बस अब इसी को करो। अब ध्यान दो, अब अगर हमें देखो इस भुजा में, इस भुजा में और इस भुजा में कोई रिलेशन बनाना है, तो हम कौन सा रिलेशन बनाएंगे। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है। ठीक है, कोई फॉर्मूला ऐसा होता है जो समकोण त्रिभुज में लगता है,
तो उम्मीद करेंगे याद होगा, नाम तो सुने होंगे, पाइथागोरस प्रमेय ना, नाम तो याद ही होगा। तो बस उसी फॉर्मूले को लगाओ फटाक से, और क्या क्या सोचना ही क्या है बस। तो लगा दो, लिख दो पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ पे लिखो त्रिभुज, त्रिभुज सर पी क्यू आर में, ऐसे लिखेंगे ना, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय? सर जी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। चलो लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर प्लस में क्यू आर का स्क्वायर। बस इसी में सब लोग सबका मान रखो और बताओ कि x इक्वल टू सोल्व करने पर कितना आएगा। देखिए कितने लोग को आ पाएगा, ठीक है। आराम से अपनी कॉपी में तुम्हें पूरा सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे पी आर का मान रखना है, यहाँ पे पी क्यू का मान रखना है, और यहाँ पे क्यू आर का मान रखना है। मान कहाँ से रखोगे देख लो, पी आर का मान चाहिए तो पी आर इक्वल टू, देखो तो हम यहाँ माने हैं कि पी आर इक्वल टू x सेंटीमीटर, ठीक है, ये माने है ना। भले ही हमें x का मान निकालना है, लेकिन पी आर इक्वल टू x सेंटीमीटर माने हैं, तो पी आर इक्वल टू हो जाएगा x। क्या हो जाएगा, पी आर इक्वल टू हो जाएगा x बराबर, अब देखो लिखा है पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का मान कितना है भैया देखो, तो पी क्यू बराबर तो हमको 5 दिया ही है, तो कोई दिक्कत है नहीं, तो पी क्यू बराबर 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दो यार 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्यू आर का मान कितना है, 25 माइनस एक्स का स्क्वायर। बताओ किसी को कोई दिक्कत परेशानी है? सबका मान रख के सॉल्व कर लो। देखो ये एक्स का स्क्वायर हो जाएगा भैया, देखो ये एक्स का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पे देखो लगा दो ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर 625 आ जाएगा, और प्लस बी का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 2ab मतलब 50, अरे हो जाएगा ना। देखो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab 50 हो जाएगा। चलो तो अच्छा एक चीज दिख रहा है तुम लोग को, सर जी एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है ना। देखो जो -50x है ना, -50x है, इसको उठा के इस साइड फेंको, लो भैया फेंक देते हैं हम भी, और क्या, ये हो जाएगा 50x। चलो भैया हीरो लोग 50x हो जाएगा, और यहाँ पर जाएगा 625, 25 कितना 650, चलो भैया तो ये हीरो हो जाएगा 650, बस काम खत्म, 650 हो गया। और अब तो तुम लोग शायद बता ही दोगे कि कितना आंसर आएगा, तो x इक्वल टू आ जाएगा हमारा आंसर, 0 से 0 कट जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, बचेगा 1 5 15, ठीक है। तो x इक्वल टू आएगा 13 ना, तो बोलोगे अतः, भुजा पी आर इक्वल टू 13 सेंटीमीटर तथा 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 भी तथा, देखो एक चीज और, तथा का आगे क्या लिखोगे कि क्यू आर बराबर था 25 माइनस एक्स, तो यहाँ पे लिखोगे तथा क्यू आर बराबर 25 माइनस एक्स, एक्स का मतलब 13, तो क्यू आर बराबर 12 सेंटीमीटर है। ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। अब सुनो, अभी तो बस तुम ये भुजा का मान निकाले भैया, सुनो ठीक है, अभी तो मेन पिक्चर बाकी है, ठीक है। जो पूछा अभी तो हम बस आधा ही किए ना। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे लिखेंगे P, यहाँ पे Q, यहाँ पे R, इसका मान आ गया 5 सर, इसका मान आ गया 13, इसका मान आ गया 12। अब लो, अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, अभी तो बस इतना किए, अब आओ देखो क्या पूछा है, पूछा है साइन P cos P tan P। चलो भैया करते हैं साइन P cos P tan P, तो सिंपल सवाल है, चलो आओ निकाल लो तब भैया। साइन P, ठीक है, cos P और tan P का मान बता दो फटाक से, और क्या, ये tan P है, ये एंगल है। अब देखो अगर ये एंगल लोगे तो इस एंगल के सामने जो भुजा होगी, ठीक है, इसको बोलते हैं लंब, और जो बचता है उसको बोल देते हैं आधार। और उम्मीद करेंगे कर्ण को तो सब लोग जानता ही होगा, ठीक है, कौन नहीं जानता है बताओ। तो लंब हो जाएगा 12, आधार हो जाएगा 5, निकाल लो। साइन का फॉर्मूला क्या होता है पता है? साइन का फॉर्मूला होता है सर जी लंब, देखो लंब लिखोगे ऐसे कि लंब बटे क्या कर्ण, क्या लिखेंगे, लंब बटे कर्ण, लंब का मान सर 12, कर्ण का मान कितना 13।
ठीक है, ऐसे निकाल लो। साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, टैन का क्या होता है लंब बटे आधार। ठीक है, तो करना फटाक से, देखो इसका हो जाएगा आधार बटे कर्ण, तो क्या लिखेंगे पी क्यू बटे में पी आर हो जाएगा 5/13। ठीक है, और टैन पी लंब बटे आधार ना, कितना हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब कितना हो जाएगा 12, आधार कितना हो जाएगा 5। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक सवाल पूछे हैं हम, चलो ये बताओ, थोड़ा सा देखा जाए कितने लोगों को आ रहा है कितने लोगों को नहीं आ रहा है। थोड़ा सा ये बताओ कि tan r इक्वल टू क्या आएगा। अगर हम tan r पूछ दे, tan p ना छोड़ के tan r पूछे कि बताओ tan r इक्वल टू क्या होगा, तो क्या आंसर आएगा। देखो अगर हम tan r लेंगे ना, तो मत बोलना कि सर जी लंब बटे आधार होगा। देखो लंब बटे आधार होगा, ठीक है, जैसे हम लिख दिए लंब कि सर फॉर्मूला होता है tan का होता है लंब बटे आधार। ठीक है, ये तो बात सबको पता है कि लंब बटे आधार होता है। लेकिन जब लंब बटे आधार होता है ना, देखो जो हम एंगल लेते हैं, अगर ये tan r है ना, तो जो ट्रायंगल बनता है उस ट्रायंगल में हम उस r पोजीशन को देखते भैया वो कहाँ पर है, क्योंकि जो एंगल होता है उसके अकॉर्डिंग लंब और आधार बदलता है ना। अगर हम r लिए ना, तो r के जो सामने है, ठीक है, देखो अगर हम एंगल r लेंगे ना, तो इस एंगल r के अकॉर्डिंग भैया इसके जो सामने जो पड़ेगा ये होगा लंब। ठीक है, जो 5 है ना ये लंब होगा, एंगल के सामने वाली भुजा को बोलेंगे लंब, और वो हो जाएगा आधार। कर तो फिक्स है, कर तो ये रहेगा ना, तो ये हो जाएगा लंब 5 और आधार 12, तो इसका आंसर आएगा 5/12। ठीक है, तो ये बात ध्यान देना, देखो फॉर्मूला तो वही रहेगा लंब बटे आधार। ठीक है, जो tan का फॉर्मूला पढ़े लंब बटे आधार, फॉर्मूला वही रहेगा, बस जो तुम ट्रायंगल के अंदर जो साइड लोगे, ठीक है, ऐसे नहीं कि सर ये नीचे तो ये आधार होगा, ये ऊपर है तो लंब होगा, ऐसा ये हमेशा नहीं होता है। जो हम एंगल लेंगे उसके सामने वाला साइड लंब, जो बचेगा आधार। कर तो फिक्स है ऐसे ना, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा, फॉर्मूले में कोई डाउट नहीं है, फॉर्मूला सेम रहेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करो, बताओ के का मान क्या आएगा। पूछा है के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु 8 है, के -4 और 2 -5 संरेखी है। ठीक है, संरेखी मतलब एक ही रेखा पर है। ठीक है, अगर 3 बिंदुएं एक ही रेखा पर होती हैं तो उनसे घिरा क्षेत्रफल 0 होता है। हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल के फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे और बोलेंगे कि अगर ये तीनों बिंदुएं संरेख है मतलब इनसे घिरा क्षेत्रफल 0 होगा, तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, बस हो जाएगा। ऐसे लिखो, बोलोगे माना, बोलोगे दिया है, ऐसे दिया है कि बिंदु, ऐसे लिख लो पहले, ठीक है, कि दिया है बिंदु ए, ठीक है 8,1, ठीक है, बी के -4, ठीक है, तथा 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 बिंदु सी, ठीक है, क्या बोलेंगे, तथा बिंदु सी 2,-5, ठीक है, संरेखी है, क्या बोलेंगे संरेखी है, लिखोगे इसलिए, इसलिए क्या बोलोगे, बोलोगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 0। ऐसे स्टेटमेंट को लिखना पड़ेगा। ठीक है, कि अगर 3 बिंदु था तो ए बी सी मान लेंगे, अगर इन तीनों बिंदुओं, अगर ये तीनों बिंदु संरेख हैं तो इनसे घिरा क्षेत्रफल 0 होगा। फिर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। ठीक है, अब उम्मीद करेंगे तुम लोग को फॉर्मूला याद होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सर फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई ना, मत कर देना, ठीक है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट है भैया, इसका फॉर्मूला अलग होता है। ऐसा नहीं कि सर जी फल फॉर्मूला एक उसी फॉर्मूले घुसा रहे हैं बार बार। ठीक है, तो उसके बाद घुसाना क्या बोलेंगे, देखो x1 बोलेंगे x1 y2 - y1, ठीक है, प्लस x2, ठीक है, फिर y3 - y1, ठीक है, फिर x3 y1 - y2 0। बताओ सही है,
कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो बताओ। अरे भैया फार्मूला लिख दिए, बस इसको सॉल्व करो अब। ठीक है, सबका मान रखो। देखो यहाँ पे 1/2। अब देखो जो ये 1/2 है ना भैया, सोचो ना भैया, जो ये बटा 2 है उधर जाएगा गुणे में तो खत्म हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचेगा x1। देखो सबका मान रखते हैं ना, देखो सोचो सर, ये x1 हो जाएगा, ये y1 होगा, ठीक है, ये x2 होगा, ये y2 होगा। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। ये x3 होगा और ये होगा y3, एकदम सही। ठीक है, x1 y1, x2 y2, x3 y3। ठीक है, तो x1 का मान 8 रखते हैं भैया। देखो x1 का मान सर जी यहाँ पे हो जाएगा 8। ठीक है, देखो y2 माइनस y3। ठीक है, y2 माइनस y3। ठीक है, देखो तो y2 माइनस y3 ना, तो -4 -5 करेंगे तो +5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, -4 -5 तो +5 हो जाएगा। ठीक है, प्लस x2। x2 का मान कितना है, k है। देखो x2 का मान k है, देख देख के रखो, बस देख देख के नकलची मारो ना यार, नकलची तो मारने आता होगा ना, नकलची मारने आता होगा बस। देखो y3 का मान y3 माइनस y1। अब देखो y3 कितना है, -5 माइनस में 1, चलिए रख दो यहाँ पे, -5 -1। ठीक है, प्लस x3 का मान कितना है, 2 है, तो रख देते हैं। x3 का मान 2 है, 2 रख दिए भैया, क्या दिक्कत है हमको, क्या दिक्कत है, 2 रख दिए। पहले 8 रखे, फिर k रखे, फिर 2 रखे। ठीक है, अब क्या है, y1 माइनस y2। चलो भैया, तो y1 माइनस y2 तो प्लस हो जाएगा, बस। अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके बताना है k का मान कितना आएगा। तो बताओ, फटाक से सॉल्व करो, आराम से इस इक्वेशन को सॉल्व करो, बताओ k का मान कितना आएगा। बोलो, सॉल्व करो, बस आगे देखो कितना आता है आंसर। वो कितना आएगा, देखो ये 8 हो जाएगा ना। देखो -4 + 5 है ना, माइनस प्लस माइनस मतलब माइनस करना तो घटा दो, हमेशा क्या करते हैं, देखो बड़े में से छोटे घटाते हैं ना। देखो माइनस प्लस माइनस, ठीक है, तो बड़े में से छोटे घटाओ तो 5 में हो जाएगा 4, बचेगा 1। ठीक है, तो +1 आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, प्लस देखो यहाँ पर हो जाएगा k ना, फिर क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 5 1 हो जाएगा 6। ठीक है, और बड़े लगेगा साइन, -6 आ जाएगा। ठीक है, और +2, और ये तो आ ही जाएगा यार, इसमें क्या दिक्कत है ना, = 0, बस। अब इसी को सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 8 1 जाए 8, मल्टीप्लाई करोगे इसका तो हो जाएगा, ओ भैया हट जाओ तुम, माइनस में 6k, प्लस में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो बचे 10, बस। अब प्लस करे, देखो ये 8 है, वो 10 है, प्लस कर लो तो प्लस करने आएगा ना, कितना हो जाएगा, 18 - 6k = 0, बस। अब देखो हमको k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जो k वाला टर्म है उसको एक साइड ऐसे बचा के रखे रहो भैया, इसको उधर भेज दो, और क्या, ऐसे कुछ बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा, तो बस लो बन गया तुम्हारा काम खत्म। यहाँ तक ये माइनस माइनस कट जाएगा, क्या होगा, k = 18/6। अब बस पढ़ दो पहाड़ा, कितनी बार में कटेगा, काटो, तो कटेगा 3 बार में, 6 × 18, तो k का मान कितना आएगा, 3 आएगा। तो ये हमारा देखो स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन हुआ, और ऐसे ही करना है आराम से ना। स्टेटमेंट जो होगा तुम्हें उसे अच्छे से लिखना है। ठीक है, पहले ये तुम्हें लिखना है, ठीक है, कि पहला बिंदु a b c मानेंगे और ये संरेख है, तो क्षेत्रफल होगा 0, इक्वल कर देंगे, बस ये करेंगे। बस दो मिस्टेक देखो यहीं पर होगा, जब रखोगे वैल्यू ना, तो वैल्यू जब रखना तो आराम से रखने के बाद अगर मैच कर लेना कि हाँ वैल्यू से रखे कि नहीं, मतलब x1 का मान, x2 का मान, x3 का मान सही जगह सही से रखें कि नहीं, बस मिस्टेक यहीं पे होगा। बाकी सब तो बस प्लस माइनस करना है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होगा। अब बाकी रही बात, अगर उसमें मिस्टेक कर दोगे तो भैया आंसर नहीं आएगा ना, उसमें मिस्टेक मत कर देना कि प्लस माइनस मिस्टेक हो जा रहा है। चलो बताओ इसका आंसर कितना है, क्वेश्चन नंबर 6 बोला है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है ना, क्वेश्चन नंबर 6 है, बोला है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। ठीक है, मतलब एक पहले वृत्त बनाना है, चलो भैया एक वृत्त बनाते हैं, क्या दिक्कत है, लो एक वृत्त बना लिया सर, हो गया। अब बोला है कि जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। लो भैया क्या दिक्कत है, ऐसे सर जी बना देंगे 60 अंश, 6 × 5 = 30, 6 × 4 = 36, 6 बार में बांटना, ऐसे कुछ
कुछ थोड़ा सा बनाते हैं जो लगे कि हाँ सही है, ऐसे ना। ये जो एंगल है, इस एंगल 60 अंश पे जो ये एरिया कवर करेगा उस एरिया का मान बताना है ना। देखो अगर हमें कहीं भी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना होता है ना, तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, कहने का मतलब देखो ये है कि अगर ये पूरा निकालते एरिया, तो ये जो पूरा एरिया है तो ये पूरा एंगल मिलता, ठीक है, ये होता है ना। तो पूरा जो एरिया है ये पूरा एंगल 360 होता है। तो 360 पे जो एंगल का फार्मूला होता है, मतलब एरिया का, होता है पाई आर का स्क्वायर। जो वृत्त का क्षेत्रफल होगा उसे क्या बोलेंगे, पाई आर का स्क्वायर। ध्यान देना, देखो तो सेम उसी तरह बोलेंगे कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या लिख देंगे, देखो लिखेंगे पाई आर का स्क्वायर। इसमें कोई डाउट नहीं है, तो ले रहेगा ही रहेगा क्योंकि वृत्त है, पाई आर का स्क्वायर है। बस तुम सोचना इंटू में कर देना, कितने एंगल पे निकालना है हमको, 60 एंगल पे निकालना है। कितने में से, 360 में से। तो बोलोगे 60 एंगल का निकालना है 360 में से, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बनता है, फॉर्मूला बोलते हैं कि सर जी हमको थीटा एंगल का निकालना है 360 में से, ठीक है। अगर बात करें त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड मतलब किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे उसका एरिया कितना मिलेगा, तो थीटा अपॉन 360, ठीक है। अब वही तुम सोच लो कि भैया हमको थीटा का मान रखना है, पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7, आर का मान कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर, इंटू थीटा का मान कितना हो जाएगा 60, अपॉन में कितना जाएगा 360। यही करना होता है। ये फॉर्मूला देखो सिंपल है। बोलोगे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर का स्क्वायर होता है। अब क्योंकि ये त्रिज्यखंड है, मतलब छोटा सा एरिया ले रहा है, छोटा सा एरिया किसी एक एंगल पे, तो थीटा एंगल, ठीक है। तो थीटा अपॉन 360 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर पूरा एंगल होता, अगर पूरा का पूरा पूछता तो बोलते पाई आर का स्क्वायर। अब क्योंकि उसमें से किसी एक छोटे से एंगल का पूछ रहा है, तो थीटा अपॉन 360 लिखेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आंसर लेके आएंगे। तो देखो 0 से 0 कट जाएगा, ये कटेगा 6 बार में, ठीक है। कितना आएगा 22/7, ध्यान देना, देखो 22/7 आ जाएगा, ठीक है। गुणे में कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, पता है ना। ये कट जाएगा, देखो एक 6 से कटेगा, एक 6 से फिर ये कट जाएगा। तो अब मल्टीप्लाई कर दो, 12 हो जाएगा, आ जाएगा 132। तो 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आएगा। जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आएगा वो आएगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं ना। चलो आगे बढ़ते हैं भैया। तब ये आज का सबसे लास्ट सवाल और सबसे सिंपल सवाल, ठीक है। ये सिंपल से एक सवाल पूछ देता है, ठीक है। बोला है ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। चलो बनाते हैं। सबसे पहले बनाते हैं बीजगणित रूप, ठीक है। अगर बीजगणित रूप आएगा तो भैया ज्यामितीय रूप भी आ जाएगा, ठीक है। दिख रहा है ना ये डिजाइन वाला, हाँ। देखो बोला है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने, ठीक है, 3900 में 3 बल्ले और 6, ठीक है, गेंद खरीदी ना। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को भैया बीजगणित में लिखिए। कैसे लिखेंगे बताओ। तो मानना पड़ेगा इसमें सिंपल सा ना। चलो मान लो। देखो ध्यान सुनना। तो इसमें क्या करते हैं, पहले मानते हैं कि यार इसमें बल्ला और क्या खरीदा है, गेंद। तो मान लो, बोलो माना एक गेंद, ठीक है, एक गेंद का मूल्य, ठीक है, एक गेंद का मूल्य X रुपए तथा, ठीक है, एक बल्ले का मूल्य, ठीक है, एक बल्ले का मूल्य Y रुपए है, ये मान लिया। तब लिखो तब प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न में जो कहा है भैया उसके हिसाब से हम चल रहे हैं अब। और देखो अब सुनना, देखो अगर हम बोले कि जो एक गेंद है, ठीक है, एक गेंद X रुपए का है, ठीक है, और एक जो बैट है वो Y रुपए का है। तो जो पहला कंडीशन दिया है, पहला जो कंडीशन है वो बोला है कि अगर हम 3 बल्ले मतलब 3 बैट खरीद रहा है, ठीक है, 3 बल्ले और 6 गेंद, ठीक है, खरीदते हैं,
तो जो कुल खर्चा है वो 3900 रुपए के बराबर आता है। ठीक है, तो अब बताओ, अगर एक गेंद x रुपए का है तो 6 गेंद कितने हो जाएगा, गुणा कर देंगे, 6 गुणे x, ये बोलेंगे ना, जैसे अगर बोले कि अगर एक गेंद 10 रुपए का होता, एक गेंद 10 रुपए का, तो 6 गेंद, तो 6 गुणे 10 बोलते 60 रुपए। तो सेम उसी लॉजिक से अगर एक गेंद x रुपए का है तो 6 गेंद 6 गुणे x मतलब 6x। ठीक है, क्या बोलेंगे 6x, तो 6x का ये हो गया गेंद, प्लस में सेम वही लॉजिक, फिर देखो एक बल्ले का दाम कितना है, y रुपए, एक बल्ले का जो दाम है y रुपए है, तो 3 बल्ले का 3y रुपए, 3 बल्ले के लिए कितना खर्चा करना पड़ेगा, 3y रुपए खर्चा करना पड़ेगा। अब देखो ये जो आया किसका आया है कि 6 गेंद का दाम 6x हो गया, 3 बल्ले का 3y हो गया, दोनों को जोड़ देंगे तो कुल सर जी 3900 के बराबर होना चाहिए। बस समीकरण नंबर 1 बन गया। ठीक है, चलो अब वही सेम चीज दोबारा पढ़ के दोबारा लगाना है। फिर बोला कि उसके बाद एक बल्ला, ठीक है, मतलब उसी प्रकार का एक बल्ला और 2 गेंद 1300 में खरीदा। मतलब अब क्या कर रहा है, अब एक बल्ला खरीद रहा है और 2 गेंद खरीद रहा है 1300 में। ठीक है, तो मतलब 2 गेंद का मतलब हो गया 2x रुपए। ठीक है, एक गेंद का x रुपए, तो 2 गेंद का 2x रुपए हो जाएगा, और एक बल्ले का तो भैया y रुपए है, बराबर कितना 1300 रुपए। बस ये आ गया हमारा दूसरा समीकरण, ये आ गया 2 समीकरण। बस ये हो गया इसका बीजगणितीय रूप। ठीक है, चलो किसी को कोई दिक्कत? पहले देखो सिंपल सा मान लोगे कि माना एक गेंद का इतना, वह एक बल्ले का इतना, उसको बस तुमको पढ़ना है और फिर समीकरण बनाना है। जो समीकरण होता है उसे बोलते हैं बीजगणितीय रूप, मतलब x और y में संबंध हो गया। फिर बोला इसका ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ज्यामितीय मतलब यार फिगर बनाना है। अब फिगर बनाते हैं इसका। देखो फिगर कैसे बनाएंगे, तो किसी भी रेखा का फिगर बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है ना, एक काम करना पड़ता है कि यार हमको 2 बिंदु निकालना पड़ता है। अब 2 बिंदु मतलब सोच रहे हो, ये दिख रहा है ना, जो समीकरण नंबर 1 दिख रहा है ना, इस समीकरण 1 में, ठीक है, क्या करना पड़ता है, इस समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर, ठीक है, जो समीकरण 1 दिख रहा है ना, उस समीकरण में एक बार x का मान रखो 0, y का मान आएगा, एक बिंदु मिल जाएगा। ठीक है, फिर क्या करोगे, y का मान रखोगे 0, x का मान आएगा, दूसरा बिंदु मिल जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये कि अगर कोई भी समीकरण होता है, ठीक है, अगर कोई भी रेखा है, अगर तुम्हें उसका ग्राफ बनाना है तो उसका ग्राफ बनाने के लिए हमको 2 बिंदु चाहिए होता है ना। अब उस 2 बिंदु को निकालने का सिंपल सा मेथड है कि एक बार x का मान रखो, y का मान आएगा, तो उससे एक बिंदु मिल जाएगा, फिर y का मान रखो 0 और x का मान आएगा, दूसरा बिंदु मिल जाएगा। बस ये 2 काम करना पड़ता है जिससे 2 बिंदु मिलेगा तुमको। हम क्या किए, देखो इसमें रखे x बराबर 0, ठीक है, तो y बराबर कितना आएगा, y का मान आ जाएगा 1339, तो 1300 आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा, तो इसका जो बिंदु आ जाएगा, बिंदु आएगा 0,1300। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर इसी में पुनः लिखोगे, पुनः समीकरण 1 में y बराबर 0 रखने पर, ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा देख लो। अगर हम रखते हैं y का मान 0 तो हो जाएगा 0, फिर 6 से काटेंगे, 6 से काटो तो हो जाएगा कितनी बार में, 6 जाएगा 36 हो जाएगा, 3 बचेगा, 6 5 30 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 650 आएगा ना। तो बिंदु जो हो जाएगा, इस केस में बिंदु होगा 650,0, बस हो गया। ठीक है, देखो 2 बिंदु आया, एक बिंदु मिला A, इसको नाम दे दे, इसको नाम दे दो A और इसका नाम दे दो B। 2 बिंदु मिला ना, तो हमको ये करना था ना, एक समीकरण था, इस समीकरण को सॉल्व करके हम 2 बिंदु निकाले, और 2 बिंदु निकालने का मेथड ये है, इसको तुम रट लेना ना कि x का मान रखेंगे 0, y का मान आएगा, उससे बनेगा बिंदु नंबर 1। ठीक है, फिर इसी समीकरण में y का मान रखेंगे 0, मतलब जहां पे y है
वहां रख दो 0, ये खत्म हो जाएगा, बचेगा 6x बराबर 3900, फिर 6 को भेजोगे उधर बटे में तो 3900 बटे 6 आएगा, फिर आराम से सॉल्व करना। ठीक है, चलो अब इसको दिखाओ ग्राफ पे आओ। अब एक हम बताएंगे, एक तुम लोग करोगे। ठीक है, ठीक है। अब देखो सेम इसी तरह ना, जो तुम लोग को दिया दूसरा समीकरण ना, उस दूसरे समीकरण के लिए तुम्हें वही काम करना है ना। क्या काम करना है, उसका भी तुम्हें 2 बिंदु निकालना पड़ेगा और 2 बिंदु निकाल के दिखाना पड़ेगा। चलो देखो 1300 तक गया है, तो 1300 मतलब हम क्या करें, 100 खींचे, 200 खींचे, 200 बहुत ज्यादा हो जाएगा, 200 खींचो। देखो 200 सोचो ऐसे, 200, ठीक है, 400, 600, 800, ठीक है, फिर 10 मतलब 1000, ठीक है, 1200, क्योंकि यार ऐसे खींचना पॉसिबल है नहीं। ठीक है, तो सोच लो ऐसे, ऐसे मान लेना कि 1 यूनिट, ठीक है, ऐसे लिख देना कि भैया 1 यूनिट बराबर 100। ठीक है, 1 यूनिट बराबर कितना, 100, 100 रुपए, और हो जाएगा ये जगह एक्स एक्सिस और ऊपर क्या होगा, वाई एक्सिस हो जाएगा। वाई का भी लिख दो ऐसे ऊपर, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ठीक है, बस अब बना दो ना। देखो तो बिंदु ए कहाँ आएगा, देखो बिंदु ए दिया है 0,1300। ठीक है, तो 0,1300 मतलब क्या, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 12, मतलब यहाँ पर आएगा लगभग 12 के आगे 13, यहाँ पर आएगा एकदम एग्जैक्ट ना। यहाँ पे देखो बिंदु ए होगा हमारा, बिंदु ए, तो ऐसे तुमको बिंदु ए दिखा देना कि बिंदु ए सर जी यहाँ पे है, बिंदु ए का मान लिख देना। बिंदु बी कितना है, 650,0, मतलब 600 के थोड़ा आगे है ना, तो देखो 600 यहाँ आएगा, यहाँ 700 होगा, ये यहाँ पर आएगा। समझा रहा कि नहीं, देखो 6 मतलब 600, 6 और 8 के एकदम बीचों बीच में होगा 700, उससे थोड़ा सा पहले मतलब उन दोनों के बीचों बीच में आ जाएगा 650 बस। अब बस इन दोनों को दिखाना है और ऐसे मिला देना है, हम मिला दें, ए आया ऐसे 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 ऐसे, चलो जबरदस्ती मिला दिया और क्या। ठीक है, लग रहा है सही ना, तो ऐसे तुमको मिला देना है और यही इसका ज्यामितीय रूप हो जाएगा। ठीक है, और फिर इस रेखा का जो समीकरण होगा उसको भैया यहाँ पे लिख देना कि सर जी ये रेखा का समीकरण कितना हो जाएगा, 6x प्लस में 3y बराबर 3900, ये इसका ज्यामितीय रूप हो गया। ठीक है, ये ऐसे बनाना है। और देखो इसी में, ठीक है, इसी में तुम्हें फिर इसका बनाना है। ठीक है, जो समीकरण नंबर 2 दिख रहा है ना, इस समीकरण नंबर 2 से यूज करके इसका भी 2 बिंदु निकालोगे। और देखो जब तुम लोग इसमें रखोगे x का मान 0 तो y का मान आएगा 1300, मतलब सेम बिंदु, मतलब C और D का जो मान आएगा, जब इससे तुम 2 बिंदु निकालोगे ना, तो जो C और D आएगा दोनों यही सेम टू सेम आएगा, मतलब इसी के जस्ट ऊपर ही बनेगा। और हमको पता है कि जब यार एक ही प्रकार का गेंद है, एक ही प्रकार का बल्ला है, तो दाम दोनों का सेम है, तो जो रेखा जाएगी रेखा भी तो एक ही होगी ना। ठीक है, दाम तो अलग अलग है नहीं, क्योंकि x का और y का मान दोनों का मान सेम रहेगा। तुम एक बल्ला खरीदो या 2 बल्ला खरीदो, 3 बल्ला खरीदो, अगर एक बल्ले का दाम y रुपए है, ठीक है, और एक गेंद का दाम अगर x रुपए है, तो कितना भी खरीदो दाम तो उतना ही रहेगा, बदलेगा है नहीं, मतलब कम में से नहीं करना है हमको, दाम तो उतना ही रहेगा। तो जो ग्राफ बनेगा ग्राफ भी तो सेम ही बनेगा, तुम एक बार लो सामान खरीदो या 2 बार खरीदो या 3 बार खरीदो, 4 बार खरीदो, ठीक है, दाम तो उतना ही का मिलेगा। तो उसी तरह तुम एक बार रेखा खींचो, ठीक है, 2 बार खींचो, 3 बार खींचो, 4 बार खींचो, रेखा तो कहीं बनेगा। ठीक है, जो ऐसे जाएगा एकदम सीधा, हमेशा ऐसे ही जाएगा ही जाएगा, और इसी पॉइंट पर कट करते हुए जाएगा एकदम हमेशा ना। तो जो दूसरा होगा उसका तुम निकालना, ठीक है, उसका बिंदु सी और डी निकालना, तो सी और डी का मान स्वयं आएगा, ए और बी के जैसा आएगा, बस दिखा के बना देना, इसी के ऊपर बनेगा ना, तो काम खत्म। ये हो जाएगा इसका ज्यामितीय निरूपण। तो ये करना था। ठीक है, पहले क्या करना था देख लो, ठीक है, ऐसे मानना था एक्स वाई मान के, इसका ये बीजगणितीय रूप ऐसे लिखना था। उसके बाद एक समीकरण से 2 बिंदु निकालना है। 2 बिंदु का निकालने का स्टेप देखो, इसी को फॉलो करना। ठीक है, ऐसे नहीं कि सर जी अपने से रखेंगे, देखो अपने से रख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे हम बता रहे वैसे करो तो हमेशा सही होगा ना। ऐसे इजी पड़ता है, सिंपल पड़ता है, आसान भी रहता है। क्या समझे, क्लियर? चलो, तो उम्मीद करेंगे समझ में आया होगा। ठीक है, बाकी कुछ बढ़ाएगा तो बताना क्या समझ में आया क्या समझ में नहीं आया ना। चलो, तो बस आज के लिए इतना ही ना, तो प्रैक्टिस करते रहना, रिविजन करते रहना,
और जो भी क्लास करते हो ना, उन सब का एक नोट्स बनाते रहना ना। सही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर इन सबको एक जगह लिख लोगे तो अच्छी बात रहेगी, बाद में रिवीजन करते टाइम बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि ये तुम्हारे बुक का, ठीक है, बुक का किसी भी चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन लिया गया है आराम से, जो एग्जाम में आया हुआ है, अगर तुम इस सब क्वेश्चन को कर लेते हो, समझ लेते हो, तो कम से कम ये चैप्टर तो क्लियर रहेगा ना कि हाँ इस चैप्टर का जो ये वाला क्वेश्चन होता है ये हमको आता है, दिमाग में रहेगा। और अगर नहीं आएगा तो देख लेना क्या सोल्यूशन है, कैसे करना है। तो लिखना जरूर, और हफ्ते हफ्ते में रिवाइज करते रहना। क्लियर है? चलो, तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए सबको बाय बाय, टाटा।